नमस्कार साथियों, मैं रोशन गुप्ता ई पद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती की परीक्षा के क्रम में आगे बढ़ते हैं और लेके आज आ गए हैं आपके बीच में महत्वपूर्ण PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है टीआरई 2.0 में। तो चलिए इसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। तो इससे पहले हम जैसा कि हमेशा करते हैं एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लेते हैं। क्या है? खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद पर अड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद पर अड़ तो सही। जमी से जुड़कर आसमान की बातें करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। जमी से जुड़कर आसमान की बातें करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारो, तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारो, शेर दिल बन मुसीबत से दो दो हाथ करो यारो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारे बीच में, चलिए पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन है सील, दूसरा है शहरी नियोजन, तीसरा ऑप्शन है आभूषण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए सील। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? अच्छा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है इसके सही जवाब, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता सील है। पहला तो सील, सील में क्या है साथियों? कलम चेंज कर लें। सील, जैसे आजकल हम लोग कोई सामान लेते हैं तो उस पर जो कंपनी होती है उसकी मुहर सील लगा देते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये सामान किस कंपनी की है। वैसे ही हड़प्पा काल में मुहरे हुआ करता था, उस पर क्या करता था मुहर से वो सील लगा दिया करता था। तो हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता तो यही है सील। दूसरी शहरी नियोजन, आपको पता है पूरा शहर जो है पूरा रोड शहर सभी ग्रिड पद्धति से बना हुआ था, जो कि शहरी नियोजन का बहुत अच्छा उदाहरण था हड़प्पा सभ्यता में। तीसरा है आभूषण, हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण भी बने थे जो कि पत्थर वगैरह से बनाए जाते थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी अफगानिस्तान, सी सिंध, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा जो सभ्यता है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो हमें पता है कि ये गुजरात में भी फैला हुआ था। कहाँ? गुजरात में एक प्रसिद्ध स्थल हमें पता है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो वो गुजरात से संबंधित है। और सिंध पाकिस्तान, जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग जानते हैं, तो वो कहाँ है? पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तो पाकिस्तान में जानने के लिए हमें तो अफगानिस्तान तो जाना ही पड़ेगा, तो अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र है। और ये सिंध जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ये भी है। मतलब 1 2 3 तीनों ही उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों पर पहला ऑप्शन है हल रेखाएं पाई गई है, दूसरा हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है, तीसरा नहरों के निशान पाए गए हैं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, हल रेखाएं पाई गई है।
और हल का टेराकोटा पाया, तो हल रेखाएं तो पाया ही गया हड़प्पा स्थल से, ठीक है। उसके बाद हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया। टेराकोटा का मतलब होता है साथियों मिट्टी, पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी। तो हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है, ठीक है। हल रेखाएं पाई गई है, नहरों के निशान पाए गए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा, टेराकोटा, हल का टेराकोटा मॉडल कहां से पाया गया, एक प्रश्न ये आता है, टेराकोटा मॉडल कहां से पाया गया है। हल का टेराकोटा मॉडल कहां से पाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनावली। बनावली, बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। तो साथियों ये प्रश्न कई बार आया है कि हल का टेराकोटा मॉडल कहां से प्राप्त हुआ है, तो हम जवाब देंगे बनावली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो कि दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है। तो ऑप्शन ए है चिरांद, बी बेलन घाटी, सी कौशल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। चिरांद जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित, जो कि चिरांद जो है क्या है, सारण, सारण में है। सारण कहाँ है, सारण बिहार में है। जो कि किस काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला है बेलन घाटी, जो कि यूपी में है, मध्य और नवपाषाण से संबंधित है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जो कि मध्य पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण दोनों से संबंधित है। नवपाषाण दोनों से संबंधित है। अगला है कौशल, कौशल भी उत्तर प्रदेश में है। कौशल भी कहाँ है, कौशल भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नगर है। भारतीय उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नगर है। ठीक है, तो ये सभी जगह अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। इन सभी का हड़प्पा संस्कृति से कोई भी संबंध नहीं है, तो इसमें से क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। पहला ऑप्शन है मृत्यु के बाद का जीवन, बी वन व्यवस्था, सी लोकतंत्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए मृत्यु के बाद का जीवन। मृत्यु के बाद का जीवन ये यहां से प्राप्त होता है। जब खुदाई की गई तो कब्रों में से कुछ जेवरात, खाने पीने की चीजें वहां कब्रों में से पाई गई, तो ये मान्यता वहां से विकसित हुई कि मृत्यु के बाद के जीवन को भी वो लोग मानते हैं। अच्छा, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, लोकतंत्र, ये सब चीजें तो नहीं होगी। यही ऑप्शन नंबर ए मृत्यु के बाद का जीवन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तमिल कम में कौन शामिल है। पहला ऑप्शन है चोल, दूसरा चेरा, सी पांड्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तमिलकम, तमिलकम जो है साथियों ये तमिलनाडु से संबंधित, तमिलनाडु के क्षेत्र से या तमिल भाषी लोगों से संबंधित है। से संबंधित है, जिसमें चोल, चेर, पांडे ये तीनों ही शामिल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं। शिला का मतलब होता है पत्थर। शिला का क्या मतलब होता है? शिला का मतलब होता है पत्थर। शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा गया कोई लेख, ठीक है। तो 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं? तो पहला ऑप्शन है कनिंघम, बी कॉलिन मैकेंजे, सी जॉन मार्शल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉलिन मैकेंजी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है 200 से 300 ईस्वी, बी 300 से 400 ईस्वी, सी 100 से 200 ईस्वी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 से 200 ईस्वी, 100 से 200 ईस्वी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था। पहला है 600 से 647 ईस्वी में, बी 606 से 647 ईस्वी में, सी 609 से 647 ईस्वी में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 606 से 647 ईस्वी में, 606 से 647 ईस्वी में। 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो ये था पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, या इसी वंश को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है वर्धन वंश। इसी वंश को एक और नाम से जानते हैं वर्धन वंश। हर्षवर्धन, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? एक प्रश्न ये भी आता है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, के लेखक कौन है? तो ये है वानभट्ट। कौन है? वानभट्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? पहला है अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसीलिए पढ़ना मुश्किल है। ये तो सही बात है, ये तो सीमा है। सीमा मतलब कमियां क्या है? सीमा मतलब क्या हो गया? कमियां क्या है, ठीक है। तो अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसलिए पढ़ना मुश्किल है, ये तो सही बात है। उसके बाद भी वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं। उन समय उस बात का अलग महत्व होगा, अभी के समय में अलग महत्व होगा, तो ये भी सही बात है। अगला है कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखे थे तो उस समय लेखन कला तो प्रचलित था, लेकिन आज तक भी हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो कई बार उन्हें समझना कठिन होता है, चूंकि पढ़ ही नहीं पाएंगे तो समझना तो कठिन होगा ही। तो क्या हो जाएगा साथियों? ये भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? तो पहला है इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में राजाओं के नाम अंकित थे। अगला बी कनिंघम शिलालेख पढ़ने में माहिर था। सी ब्राह्मी का प्रयोग गुप्त राजाओं ने भी किया था। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये खरोष्टी लिपि पढ़ने की सहायता के बारे में कह रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, खरोष्टी जो लिपि था, खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम भारत में बोला जाता था। उस समय पाकिस्तान भी उस समय शामिल था। तो अभी वर्तमान में खरोष्टी लिपि कहाँ बोली जाती थी उस समय? तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वहां खरोष्टी लिपि बोली जाती थी। अशोक जो था, राजा अशोक जो कि मौर्य वंश से संबंधित था, उसके समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। अशोक के समय 3 लिपियां प्रचलित थी। पहला था ब्राह्मी, दूसरा था खरोष्ठी, तीसरा था अरमाइक, ये 3 लिपियां प्रचलित था। भारत में मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत में किया गया, जो क्षेत्र कहां से संबंधित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से। और अरमाइक यूनानी क्षेत्रों के लोग करते थे। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब B.S. सुखथंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया कि पहला ऑप्शन है, देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। दूसरा, तमिल में पाई गई पांडुलिपियों पर विशेष ध्यान देना। सी, हड़प्पा संस्कृति के किसी भी संदर्भ का उल्लेख नहीं होना। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में उलूक क्या था? तो पहला ऑप्शन है पैदल सैनिक, बी घोड़ा पोस्ट, सी दृढ़ गैरिसन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों सल्तनत काल में उलूक जो था वो घोड़ा पोस्ट से, ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। घोड़ा पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा पोस्ट से संबंधित है। अच्छा, कई बार प्रश्नों में आया है कि सल्तनत काल में आने वाले जो वंश थे उसका क्रम बताइए। तो पहला था गुलाम वंश, क्या था? गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश। उसके बाद कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश। उसके बाद आया था तुगलक वंश। उसके बाद आया था सैयद वंश। उसके बाद आया था सैयद वंश। उसके बाद आया था लोदी वंश। उसके बाद आया था लोदी वंश। ये कई बार प्रश्न में पूछा है कि इसका क्रम बताइए। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है साथियों, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश पहला, खिलना से खिलजी वंश दूसरा, तो से तुगलक वंश तीसरा, सांस से सैयद वंश चौथा और लो से लोदी वंश पांचवा। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? पहला ऑप्शन है चेन्नई, बी मैंगलोर, सी गोवा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मैंगलोर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का मतलब क्या होता है? पहला है धार्मिक नेताओं की जीवनी,
बी जमींदारों की जीवनी, सी अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा धार्मिक नेताओं की जीवनी, तो ये तो सही बात है। जमींदारों की जीवनी नहीं, ये नहीं होता है। अनुयायियों के द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था, मतलब पैसा दिया था? तो पहला ऑप्शन है सुल्तान जहां बेगम, दूसरा शाहजहां बेगम, सी रुखसाना बेगम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सुल्ताना बेगम और शाहजहां बेगम, लेकिन रुखसाना बेगम नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया एक से अधिक सही है इसमें, तो डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। सांची के स्तूप, सांची का स्तूप ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई बार तो प्रश्न में यही आया है कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो सांची का स्तूप है साथियों मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में, विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। किसमें शामिल है? विश्व विरासत स्थल के रूप में, विश्व विरासत स्थल के रूप में किसको शामिल किया गया है? सांची के स्तूप को। तो कब शामिल किया गया था? 1989 को। कब शामिल किया गया था? 1989 को शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? पहला ऑप्शन है फाशियन, बी जुआनजियान, सी फाजांग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5वीं और 7वीं शताब्दी के बारे में कह रहा है, तो फासियान, जुआनजियान, फाजांग, तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, तो ये तो सही बात है, थे क्षत्रिय। दूसरा कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, तो जरूरी नहीं क्षत्रिय थे, गैर क्षत्रिय भी थे, मतलब क्षत्रिय के अलावा, हाँ ये भी थे। कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था, ये गलत बात है, लेकिन कई शासक ऐसे हुए हैं जो ब्राह्मण थे, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? तो पहला ऑप्शन है कपड़ा, बी पेपर, सी तार का पत्ता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कपड़ा का भी उपयोग किया गया था, पेपर का भी उपयोग किया गया था, तार का पत्ता भी उपयोग किया गया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन देता है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी अल्फ्रेड वाउचर, सी जॉन मार्शल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची के कोई एक लेखक नहीं थे, इसमें सभी का सम्मिलित योगदान था, जिसमें से अलेक्जेंडर कनिंघम का भी था, अल्फ्रेड वाउचर का भी था और जॉन मार्शल का भी था। प्रश्न ये आता है कि भारत के प्रथम पुरातत्वविद कौन थे? तो भारत के प्रथम पुरातत्वविद थे साथियों, भारत के प्रथम पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम।
अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? कनिंघम जी थे। फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम। अगले प्रश्न चलते हैं। इलियट संगमरमर क्या है? पहला ऑप्शन है सांची से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं। दूसरा, भरूच से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं। सी, अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, आहत सिक्के किस धातु से बने होते थे? तो पहला ऑप्शन है इसमें सोना, गलत है, नहीं थे। पीतल, ये भी गलत है, नहीं थे। जस्ता, नहीं, ये भी नहीं थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सोना था, पीतल, जस्ता, ये नहीं था। किससे बने थे? तो चांदी से बने थे। चांदी और तांबा से बने थे। किससे बने थे? चांदी और तांबा से बने थे। आहत सिक्के। आहत सिक्के का मतलब क्या होता है कि ठोक के बनाया गया सिक्के। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास जो सिक्के होते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इनके जो सिक्के होते हैं वो आहत सिक्के का ही एक प्रकार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो शिलालेख का मतलब ही आपको बता दिए। अशोक का जो लेख था वो 3 भागों में था। एक था शिलालेख, एक था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख, और तीसरा था गुहालेख। अशोक का जो लेख था वो कौन था? पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेख का क्या मतलब था कि पहाड़ पे था। जैसे कोई पहाड़ हो गया, इस पे लिख दिया गया, कुछ लिख दिया गया, वो शिलालेख। शिला का मतलब ही होता है पहाड़। स्तंभ लेख का मतलब होता है एक खंबा टाइप का, एक ऐसा करके खंबा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, और इस पे कुछ लिख देते हैं, तो ये स्तंभ लेख है। और गुहा लेख का मतलब होता है गुफा, गुफा के अंदर लिखा हुआ, कुछ ऐसा सा गुफा है और इसके अंदर चित्रकारी वगैरह कुछ लिख दिए, तो ये गुहा लेख हो गया। तो अशोक ने 3 प्रकार के अभिलेख चलाए थे, जिसमें शिलालेख था, स्तंभ लेख था और गुहा लेख था। यहाँ पे बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है। ठीक है, तो पहला है मस्की, बी कालसी, सी सन्नति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अशोक के शिलालेख ये सभी है, लेकिन ये कह रहा है अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण और बड़े शिलालेखों में से एक नहीं है। तो कालसी है, सन्नति भी है, मस्की नहीं है, लेकिन मस्की भी शिलालेख है अशोक का, लेकिन एक बृहद शिलालेख, एक महान शिलालेख इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि मस्की शिलालेख में ही सर्वप्रथम अशोक का नाम अशोक मिला था। सर्वप्रथम किस शिलालेख में, किस शिलालेख में लेख में अशोक का नाम, अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मस्की। कहेंगे सर ये क्या बात हुई, अशोक का नाम तो अशोक तो लिखा ही होगा। तो नहीं, अशोक के जितने भी शिलालेख हुए हैं, ज्यादातर शिलालेख में नाम हुआ था, सब जो भी चीज लिखना होता था लिख देता था, और नीचे लिखता था देव नाम प्रियदर्शी,
देवनाम प्रियदर्शी। अशोक अपना नाम लिखता ही नहीं था। इस शुरुआत में जो इतिहासकार थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा कि अच्छा ये जो चीजें लिख दे रहा है और लास्ट में लिखता है देवनाम प्रियदर्शी। लेकिन मास्की शिलालेख में पढ़ने के बाद लिखा था देवनाम प्रियदर्शी अशोक। तब समझा अच्छा अच्छा अच्छा, जितना भी देवनाम प्रियदर्शी के नाम से है सबका सब कौन है, ये अशोक का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति कला क्या दर्शाती है? पहला ऑप्शन है स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण, बी अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे, सी कावेरी नदी का अवतरण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, महाबलीपुरम ये एक विश्व विरासत स्थल है, काफी इंपोर्टेंट है। तो इसके बारे में क्या है कि स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण, ठीक है, तो ये तो सही बात है। ठीक है, अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे, ये भी सही बात है। सभी का अपना अपना मत था। कावेरी नदी का अवतरण ये नहीं था सही बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक से अधिक, क्या हो गया सही जवाब, एक से अधिक। अब इसमें प्रश्न आता है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम महाबलीपुरम जो था साथियों, इसका निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किसने करवाया था निर्माण? नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नरसिंहवर्मन प्रथम जो था वो पल्लव राजवंश से संबंधित था। नरसिंहवर्मन किस राजवंश से है? तो पल्लव राजवंश से संबंधित है। किससे है? पल्लव राजवंश से संबंधित है। पल्लव राजवंश से संबंधित है। तो ये प्रश्न कई बार आया है कि महाबलीपुरम को यूनेस्को विश्व धरोहर कब शामिल किया गया? आप यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में तो शामिल तो किया गया है। धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 1984 ईस्वी में। कब शामिल किया गया है? 1984 ईस्वी में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? ठीक है, तो सांची और अमरावती दोनों ही पुराना क्या है? स्मारक है, लेकिन सांची बची हुई है और अमरावती नहीं बची हुई है। इसमें पहला ऑप्शन है अमरावती समुद्र तट पर स्थित था, बी अमरावती को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से खरीदा था। बेतुकी बात है, ये तो होगा ही नहीं। अमरावती को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से खरीदा था, ये भी कहीं संरक्षण की बात है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? उपयुक्त में से कोई नहीं। समुद्र तट पे स्थित है, इसे क्या ही मतलब बनता है? सांची का स्तूप कैसे संरक्षित रह सकता है? अच्छा, इसको कोई खरीदा है तो इससे क्या ही मतलब हो सकता है? नहीं हो सकता। सांची का स्तूप बचने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि विभिन्न राजाओं ने सांची के स्तूप का संरक्षण कराया था। ठीक है, इसीलिए सांची का स्तूप बचा रहा। बाकी चीजें कोई खरीदा तो इससे क्यों ही बचेगा? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन किया है, क्यों किया है? यही ऑप्शन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है उन्हें ये दोनों उत्पाद बहुत पसंद थे। दूसरा, वे चाहते थे कि इन दोनों पेड़ों को संरक्षित किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। सी, इन दोनों पेड़ों से बनी औषधि से पेट का गंभीर दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, तो पेट का दर्द तो नहीं ठीक होता, हम लोग तो पहले से ही जानते हैं। ये भी गलत जवाब है। ठीक है, वे चाहते थे कि इन दोनों पेड़ का संरक्षित किया जाए, नहीं।
ये भी गलत जवाब है। उन्हें ये दोनों उत्पाद पसंद थे, ये भी गलत जवाब है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नारियल का पान और नारियल का विस्तार इसने करा ही क्यों? आखिर इसका जवाब तो होना चाहिए। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे मोरक्को के रहने वाले। इब्न बतूता ये रहने वाले थे मोरक्को के, और इनके यहाँ पे नारियल और पान होता ही नहीं था। यहाँ पे आए तो देखिए, अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हरा चीजें खाओ, मुंह लाल, पान और नारियल था ही नहीं इनके यहाँ। इनके लिए तो यूनिक चीज था ये, इसीलिए इनका ये बड़ी विस्तार से वर्णन किए, क्योंकि इनके यहाँ कोई पढ़े तो जाने समझे इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, हमारे लिए तो आम चीज था, हमारे लिए तो था ही, लेकिन इब्न बतूता के लिए ये एक यूनिक चीज था। अगर कहीं पे आप जाएंगे तो कोई भी चीज वहां के स्थानीय लोगों के लिए आम चीज होता है, और जो बाहरी लोग आते हैं उसके लिए यूनिक चीज होता है ना। तो इब्न बतूता प्रश्न कई बार आया, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो वो था मोरक्को का यात्री था। अच्छा, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा था जो कि काफी महत्वपूर्ण है। रेहला पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है इब्न बतूता। रेहला रेहला पुस्तक किसने लिखा है? तो ये इब्न बतूता ने लिखा है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्नियर का मानना था कि भारत में भूमि का स्वामित्व केवल हिंदुओं के पास है। ठीक है। अगला, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल क्षत्रियों के पास है। सी, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। जब बर्नियर यहाँ आया था तो देखा था जितना भी भूमि था सब राजा के अंडर में ही था, तो ये समझ गया अच्छा जितना भी भूमि था सब किसके अंडर में है? राजा के अंदर में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को टिक करना है। पहला, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की तुलना में पश्चिमी यूरोप के शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। नहीं, ये तो गलत जवाब है। दूसरा, 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे, ये सही जवाब है। अगला क्या है, भारत की सभी भूमि पर राजशाही का स्वामित्व था। सभी भूमि पर तो नहीं था। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहले ऑप्शन है, मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। नहीं, ऐसा नहीं था। मध्यकाल में गुलाम विशिष्टता के आधार पर होता था। कोई ज्यादा उच्च योग्यता का गुलाम होता था तो उसको उन्नत दामों पे खरीदा जाता था और अलग अलग कामों में उसको रखा जाता था। जो निम्न कुल के थे उनको सेवा के लिए रखा जाता था। ठीक है, तो ये तो गलत कौन सा? अच्छा, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। नहीं, समान तो नहीं थे, तो ये गलत है। ठीक है, मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। नहीं, जरूरी नहीं राजशाही का अधिकार था, जो अमीर लोग थे उनके पास भी ये गुलाम थे, तो ये भी गलत है। ठीक है, मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया जाता था। नहीं नहीं, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, सबको गुलाम बनाया जाता था, तो ये भी गलत है। तो ये पूछा है, गलत ही को पूछा है ना, तो गलत कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये तीनों ही गलत है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता था? क्यों ही लोग दास बनाते थे? दास का मतलब गुलाम क्यों ही बनाते थे? पहला ऑप्शन है, दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। हाँ, सही बात है, मनोरंजन करने के लिए दरबार सभा लगता था, उसमें से कोई दास गाना गाता था, कोई डांस करता था, तो ये सही जवाब है। दूसरा, पालकी ढोने के लिए। पहले के समय में पालकी, जैसे अभी मर्सिडीज में बैठना शौक है लोगों का, वैसे उस समय पालकी में बैठना लोगों का बड़े ओहदा माना जाता था। ठीक है, तो पालकी ढोने के लिए एक ऐसी डब्बा टाइप का रहता था जिसमें लोग बैठते थे, और एक इधर से डंडा निकला होता था और एक इधर से डंडा निकला होता था। यहाँ पे गुलाम पकड़ते थे, यहाँ पे गुलाम अपने कंधे पर रखे जाते थे, इसमें भाई साहब बैठते थे।
ठीक है, इसमें बैठते थे। ये थी क्या, ये थी पालकी। ठीक है, तो पालकी ढोने में भी गुलामों का प्रयोग किया जाता था। अगला था रईसों पर नजर रखने के लिए। हाँ, ये भी ठीक है, जो योग्यता में ज्यादा प्रवीण गुलाम थे उसको रखा जाता था जासूसी करने के लिए भी। तो रईसों पर नजर रखने के लिए भी क्या करते थे, भारत में दासों का उपयोग किया जाता था। तो ये सारा ही सही है। इसका मतलब क्या हो गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े हैं? ठीक है, तो पहला रेड क्लिफ ब्राउन, बी मोर्टिमर व्हीलर, सी रॉबर्ट रेड क्लिफ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? पहला है स्थानीय पंथों को एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ। दूसरा, ब्राह्मणवादी विचारों का प्रसार करना और इसे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया। हाँ, ये तो सही जवाब है। ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया और उन पर फिर से काम किया। हाँ, ये भी सही बात है। इसका मतलब एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ये तीनों ही क्या है साथियों, तीनों ही सही है, तीनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन है सगुण और निर्गुण, बी महागुण और निर्गुण, सी सर्वगुण और सगुण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सगुण और निर्गुण। क्या हो जाएगा, सगुण और निर्गुण। सगुण मत वाले क्या होते थे और निर्गुण मत वाले क्या होते थे? सगुन मत वाले में रामानंद वगैरह आ गए, निर्गुण वाले में कबीरदास आ गए। सगुन वाले क्या कहते थे, साकार ब्रह्म को मानते थे, साकार ब्रह्म को मानते थे। मतलब ये मानते थे कि जो भगवान है उसका आकार है, जैसे जैसे शिव, विष्णु, मां काली आदि। निर्गुण वाले क्या थे, ये कहते थे कि भगवान का जो है कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, वो निराकार होते हैं। वो क्या होते हैं, निराकार होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, इसके समर्थक कौन थे, कबीरदास, कबीरदास और गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक। ये क्या थे, निर्गुण मतावलंबी वाले थे। और साकार वाले में तो आ जाते हैं तुलसीदास, इसमें तो सभी आ जाते हैं, रामानंद etc। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलवर और नैनार क्रम से किन देवताओं की पूजा करते थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शिव और विष्णु, बी शिव और शक्ति, सी विष्णु और शिव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, अलवर जो था वो भगवान विष्णु को मानने वाला अनुयायी था। अलवर किसको मानते थे, भगवान विष्णु को मानते थे, भगवान विष्णु को मानने वाले अनुयायी थे। और नैनार जो था साथियों, ये भगवान शिव को मानने वाले थे। किनको मानने वाले, भगवान शिव को मानने वाले थे। नैनार से आप याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हैं कि भगवान, सबको दो दो नेत्र होते हैं लेकिन भगवान शिव को त्रिनेत्र कहा गया है, एक बीच में भी आंख होता है। ठीक है ना, तो नयन मतलब आंख है ना। नैनार मताबली लोग जो थे वो शिव से संबंधित थे। तो इसमें कहा है, तो अलवार और नैनार क्रमशः किन देवताओं के? तो अलवार का क्या हो गया, विष्णु, अलवार और नैनार क्या हो गया, शिव। तो ये पहला विष्णु और अगला शिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी
अगले प्रश्न पे चलते हैं। नलीरा दिव्य प्रबंधम किसकी रचनाओं का एक संकलन है? तो पहला ऑप्शन है सगुन संत कवि, बी अलवर, सी निर्गुण संत कवि, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अलवर। ये क्या थे? भगवान विष्णु के अनुयायी थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंडाल किस देवता की उपासक थी? तो अंडाल जो है ये थी भगवान विष्णु की उपासिका। कौन थी? भगवान विष्णु की उपासिका। अंडाल जो है बहुत बड़ी कवित्री रही हैं, ठीक है, साउथ की बहुत बड़ी कवित्री रही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है थेरवाद, बी लिंगायत, सी वीर शैव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्राह्मण और बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थेरवाद भी थे। कौन कौन थे इसमें? लिंगायत थे और जो है इसमें लिंगायत थे और वीर शैव थे। ये थेरवाद नहीं था, ठीक है। ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध थे? तो लिंगायत और वीर शैव, थेरवाद के लिए नहीं थे, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शरिया का अर्थ क्या है? शरिया मुस्लिम समुदाय में माना जाने वाला एक कानून है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? जरथुस्ती समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। दूसरा, मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून, हाँ ये सही बात है। अगला भी पढ़ लेते हैं। पारसी समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून, नहीं नहीं ये नहीं है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में किस शासक ने 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन अहमद, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए साथियों, आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।